पनामा नहर मीठे पानी पर चलती है। हर एक जहाज जो अटलांटिक से पैसिफिक की ओर जाता है लगभग 1,93,000 का इस्तेमाल करता है। घन मीटर पानी, ये लगभग 50 मिलियन गैलन होता है अमेरिकियों और मेरे दादा दादी के हिसाब से। ये पानी जंगल के बीच बने एक कृत्रिम झील से निकाला जाता है और सीधे समुद्र में छोड़ दिया जाता है। ये नहर पनामा के इस्थमस के पार लगभग 80 किलोमीटर तक फैली हुई है और ये पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार का लगभग 5% हिस्सा अपने रास्ते से गुजरने देता है। ये धरती के सबसे महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स में से एक है और ये बारिश पर निर्भर करता है, और वो बारिश इसका ईंधन कम पड़ गया। 2023 में नहर के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा औसत से लगभग 30% कम हो गई। गॉटन झील, जो लॉक कक्षों को पानी देती है, अपने सामान्य स्तर से 3 मीटर से ज्यादा नीचे चली गई। पनामा नहर प्राधिकरण ने रोजाना गुजरने वाले जहाजों की संख्या घटाकर 22 कर दी। डूबान की सीमा के कारण जहाज कम माल ले जाते हैं। शिपिंग कंपनियों ने मार्ग बदलकर दक्षिण अमेरिका के सिरे या स्वेज नहर से जाना शुरू किया। नहर संचालक ने 2024 में $500-700 मिलियन की राजस्व हानि का अनुमान लगाया। पानी की एक और प्रतिस्पर्धी मांग है। नहर का जल ग्रहण क्षेत्र 20 लाख से ज्यादा पनामा निवासियों को पीने का पानी देता है, जो देश की करीब आधी आबादी है। जब झील का जलस्तर गिरता है तो जहाज और लोग सभी उसी घटते हुए जल स्रोत से पानी ले रहे होते हैं। अब पनामा को इस पर क्या कदम उठाने हैं, ये तौलना होगा। रियो इंडियो नदी पर $1.6 अरब की बांध परियोजना नया पानी ला सकती है, लेकिन वहां के निवासी विरोध में अपनी नावों पर सवार होकर विरोध कर चुके हैं। पनामा नहर को एक सदी से भी पहले एक ही उम्मीद पर डिजाइन किया गया था कि बारिश लगातार होती रहेगी। आज हम बताएंगे कि बारिश न होने पर क्या होता है, इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है और पनामा आगे क्या बनाने की योजना बना रहा है। फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कोशिश की। 1881 में फर्डिनेंड लेसेप्स ने पनामा के बीचों बीच एक समुद्र स्तरीय चैनल काटने का प्रयास शुरू किया। लेसेप्स ने स्वेज नहर बनाई थी और सोचा था वही तरीका मध्य अमेरिका में भी चलेगा, लेकिन जंगल मिस्र के रेगिस्तान से ज्यादा ढलानदार और अस्थिर था। भूस्खलन, दबे हुए उपकरण और उष्णकटिबंधीय बीमारियों ने कामगारों को चौंका देने वाली दर से मौत के घाट उतार दिया। 1880 के दशक के दौरान 20,000 से अधिक मजदूर पीला बुखार, मलेरिया और दुर्घटनाओं के कारण मारे गए। 1889 में फ्रांसीसी कंपनी दिवालिया हो गई और परियोजना छोड़ दी। 1904 में अमेरिका ने इसे नई योजना के साथ लिया। समुद्र स्तर तक खुदाई करने के बजाय अमेरिकी इंजीनियरों ने भूभाग के साथ काम करने का निर्णय लिया। वे चागरे नदी पर बांध बनाकर 26 मीटर ऊंचाई पर कृत्रिम झील बनाएंगे और घाटी जल से भर देंगे। जहाजों को एक ओर के लॉक से झील तक ऊपर ले जाकर झील पार कर दूसरी ओर के लॉक से नीचे उतारा जाएगा। मुख्य संरचना गैटॉन डैम थी, जिसने चागरे नदी को रोक दिया और गैटॉन झील बनाई। जब ये भर गई तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बन गई। झील ने जलमार्ग उपलब्ध कराया, जिससे जहाज गुजरते और ताजा पानी भी संग्रहित किया, जो लॉक चलाने के लिए जरूरी था। नहर 15 अगस्त 1914 को खुली, जिसमें एक दशक का निर्माण आज के हिसाब से अरबों डॉलर और मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ बड़ा स्वास्थ्य अभियान शामिल था। वे नहीं चाहते थे कि फिर 20,000 लोग मरें, और वे ये भी पूरा नहीं कर सके। इससे 2 महासागरों के बीच 80 किमी का शॉर्टकट बना, जो केवल गुरुत्वाकर्षण और बारिश से चलता है। आज यही सबसे अहम है। लॉक में पंप नहीं है। झील का पानी ढलान पर लॉक चैम्बरों में बहता है, जिससे जहाज ऊपर नीचे होता है और फिर वह पानी समुद्र में निकल जाता है। हर ट्रांजिट इस बात पर निर्भर करता है कि गाटून झील में पर्याप्त अतिरिक्त पानी हो, और गाटून झील इस पर निर्भर करती है कि चाग्रेस नदी के जलग्रहण क्षेत्र में पर्याप्त बारिश हो ताकि वो भरी रहे। नहर बनाने वाले इंजीनियर इस जोखिम को समझते थे। 1930 के दशक तक मौसमी सूखे ने पहले ही दिखा दिया था कि गाटून झील का स्तर चिंताजनक रूप से कम हो सकता है। इसका जवाब था एक और बांध। 1935 में चाग्रेस नदी के ऊपर मैडन बांध पूरा किया गया, जिससे अल्हाजुएला झील बनी। यह दूसरा जलाशय एक बैकअप के रूप में काम करता था, जो बरसात के मौसम का पानी जमा करता था और सूखे महीनों में जब पानी आना बंद हो जाता था तब उसे गाटून झील में छोड़ता था।
और ये तरीका बहुत पहले ही स्थापित कर दिया गया था। पानी की कमी पर पनामा ने और जल भंडारण क्षमता बनाई। क्षमता की चिंता ने इंजीनियरों को बड़े विचारों की ओर बढ़ाया। 1960 के दशक में अमेरिका ने समुद्र स्तरीय नहर को लॉक सिस्टम की जगह देने की संभावना का अध्ययन किया। प्रोजेक्ट प्लाउशेयर के तहत एक प्रस्ताव में सुनिए, परमाणु विस्फोटों का इस्तेमाल करके रास्ता खोदने की बात की गई थी। यह विचार अध्ययन तक ही सीमित रहा, शायद सौभाग्य से, लेकिन यह दर्शाता है कि योजनाकारों ने नहर की सीमाओं को हमेशा गंभीरता से लिया है। अब 19वीं सदी के मध्य के किसी भी विकल्प को कभी बनाया नहीं गया। आप परमाणु वाले विकल्प के बारे में जरूर जानते हैं। लॉक झील प्रणाली बनी रही क्योंकि यह काम करती थी और इसका कारण हर साल पर्याप्त बारिश होना था। नहर के डिजाइनरों ने एक प्रबंधित जल ग्रहण तंत्र बनाया है, यानी ऐसा अभियांत्रिक जल चक्र जो बारिश को पकड़ता है, उसे संग्रहित करता है और जहाजों को चलाने में खर्च करता है। 1914 के बाद से हर अपग्रेड इसे विश्वसनीय बनाने के लिए किया गया, लेकिन इसमें एक कमजोरी है। हर बार जब जहाज लॉक से गुजरता है, ताजा पानी समुद्र में बह जाता है और वापस नहीं आता। अटलांटिक से नहर में आने वाला जहाज गाउटन लॉक तक पहुंचता है, जो कैरिबियन तट के पास 3 कक्षों वाली सीढ़ीनुमा संरचना है। हर कक्ष करीब 300 मीटर लंबा कंक्रीट ब्लॉक है। जहाज सबसे निचले कक्ष में जाता है। पीछे का गेट बंद होता है। लॉक के फर्श के नीचे चलने वाली सुरंगों में वॉल्व खुलते हैं और ऊपर की गाटून झील से पानी आता है। यह कोई पंप नहीं है। झील समुद्र तल से 26 मीटर ऊपर है और पानी गुरुत्वाकर्षण से नीचे बहता है। जैसे ही कक्ष भरता है, जहाज ऊपर उठता है। जब उस कक्ष का जल स्तर अगले कक्ष के बराबर हो जाता है, तो उनके बीच के गेट खुल जाते हैं और जहाज आगे बढ़ता है। ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, जब तक जहाज गैटन झील समुद्र तल से 26 मीटर ऊपर पर नहीं तैरने लगता। फिर जहाज 30 किलोमीटर झील पार करता है और प्रशांत की ओर वाले लॉक्स तक पहुंचता है, जहां प्रक्रिया उलट जाती है। हर कक्ष से पानी बाहर निकलता है, जिससे जहाज फिर समुद्र तल पर आ जाता है। हर बूंद समुद्र में चली जाती है। दोनों सेट के लॉक से एक बार गुजरने में 1,93,000 घन मीटर ताजे पानी 5 करोड़ गैलन खर्च होता है, जो समुद्र में पहुंचकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मूल लॉक में पानी पकड़कर झील में लौटाने की व्यवस्था नहीं है। अब सारा पानी सिर्फ बारिश से आता है। नहर का जल ग्रहण क्षेत्र करीब 2300 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो चागरे नदी प्रणाली के केंद्र में है। बारिश से नदियां नाले भरकर गेटन झील और ऊपर की ओर स्थित अलावेला झील में पानी पहुंचाते हैं। लगभग 80% बारिश अप्रैल से दिसंबर के गीले मौसम में होती है। सूखे महीनों में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है और जलाशयों का स्तर घटता है। इस पैटर्न का मतलब है कि गेटन झील साल की शुरुआत में पानी खोती है। आमतौर पर गीले मौसम की बारिश झील को भर देती है, जिससे संचालन जारी रहता है। लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं है। झील को सिर्फ जहाजों ही नहीं, और भी कई चीजों के लिए पानी देना होता है। झील का स्तर घटने पर नहर प्राधिकरण जहाजों के ड्राफ्ट को सीमित कर देता है। ड्राफ्ट का मतलब जहाज की पानी में बैठने की गहराई है। आमतौर पर पनामा मैक्स लॉक 40 फीट ड्राफ्ट की अनुमति देते हैं, लेकिन 2023 में यह सीमा 44 फीट तक घटा दी गई। 6 फीट कम लग सकते हैं, लेकिन यह सीधे तय करता है कि एक जहाज कितना माल ले जा सकता है। ड्राफ्ट कम करने के लिए कंटेनर जहाज को या तो माल बंदरगाह पर छोड़ना या दूसरे जहाज पर शिफ्ट करना पड़ता है, जिससे हर ट्रांजिट में कम सामान जाता है और प्रति कंटेनर लागत बढ़ती है। अगर झील का जल स्तर गिरता है, तो नहर प्राधिकरण रोज अनुमत ट्रांजिट संख्या घटा देता है। लॉक से कम जहाज गुजरने का मतलब है कि सिस्टम से कम पानी बाहर जाता है, जिससे बारिश के आने या ऊपर की ओर स्थित अलावेला झील से पानी छोड़ने के लिए समय मिल जाता है, ताकि जलस्तर स्थिर किया जा सके। 2016 में पूरी हुई विस्तार परियोजना से इस समस्या में राहत की उम्मीद थी। नियो पैनामेक्स जहाजों के लिए बनाए तीसरे लॉक में हर चैम्बर के साथ जल बचत बेसिन जोड़े गए थे। ये बेसिन एक बार के लॉक संचालन में इस्तेमाल होने वाले पानी का लगभग 60% वापस पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये पानी को साइड में बने होल्डिंग पूल में भेज देते हैं, बजाय इसके कि सारा पानी समुद्र में बहा दिया जाए। मुझे अभी पता चला कि इसका शब्द लॉकेज है। रिसाइकल पानी अगले चक्र में फिर डाला जाता है। कागजों पर यह बड़ा सुधार लगता है ना? असल में जो फायदा हुआ वो दिखने में जितना लगता है उससे कम था। नए लॉक आकार में बड़े हैं और ये बड़े जहाजों को संभालते हैं, जिसका मतलब है कि हर बार के लॉक संचालन में अब भी बहुत ज्यादा पानी लगता है।
भले ही पानी को रिसाइकल किया जा रहा हो। मूल लॉक की तुलना में हर ट्रांजिट पर कुल बचत लगभग 7% ही होती है और विस्तार का पूरा मकसद था कि नहर से गुजरने वाले कुल ट्रैफिक को बढ़ाया जाए, जिससे हर पारगमन पर थोड़ी सी दक्षता बढ़ने के बावजूद कुल पानी की मांग और बढ़ गई। नहर की पानी आपूर्ति को ट्रांजिट सहित कई जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। वाष्पीकरण साल भर झील की सतह से पानी उड़ाता रहता है, खासकर गर्म और शुष्क महीनों में। गेट और डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन के लिए नियंत्रित पानी छोड़ा जाता है और यही जल ग्रहण क्षेत्र 20 लाख पनामा निवासियों को पीने का पानी देता है। नहर प्राधिकरण ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर कभी चुनाव करना पड़े तो मानव उपभोग को नौवहन से ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि काफी समझदारी की बात है। हर गैलन जो एक लॉक संचालन में इस्तेमाल होता है वह उन अन्य जरूरतों के लिए उपलब्ध नहीं रहता। जब बारिश कम होती है तो कोई दूसरा स्रोत नहीं होता जिससे पानी लिया जा सके, ना ही किसी और नदी से पाइपलाइन है, ना ही जल ग्रहण क्षेत्र के बाहर कोई भंडार है। ये प्रणाली आसमान से मिलने वाले पानी पर निर्भर करती है और 2023 में आसमान ने पर्याप्त पानी नहीं दिया। नहर की सूखे के प्रति यह संवेदनशीलता बिना चेतावनी के नहीं आई थी। 4 दशकों में ये बार बार सामने आई और हर बार पहले से थोड़ी ज्यादा स्पष्ट होकर 1982-83 में एक मजबूत एल नीनो चक्र से मध्य अमेरिका में वर्षा प्रभावित हुई थी। गेटन झील का जलस्तर इतना गिर गया कि नहर प्राधिकरण को डुबाव संबंधी प्रतिबंध लगाने पड़े और जहाजों को भार कम करना पड़ा। ये पानी आपूर्ति से जुड़ी पहली बड़ी बाधा थी। जब बारिश वापस आई और ये घटना अंतर्राष्ट्रीय ध्यान से ओझल हो गई, तब ये प्रतिबंध अंततः हटा लिए गए। 15 साल बाद यही पैटर्न दोबारा दोहराया गया। 1997 से 98 के एल नीनो ने जल ग्रहण क्षेत्र में एक और गंभीर सूखा ला दिया। ड्राफ्ट सीमाएं फिर से लागू की गईं। शिपिंग कंपनियों ने अपने शेड्यूल समायोजित किए और कम माल होने को स्वीकार किया, जब तक कि हालात फिर से नहीं सुधर गए। संकट टल गया और सामान्य संचालन फिर से शुरू हो गया। तीसरी चेतावनी 2015 और 2016 में आई, जब एक और एल नीनो घटना हुई। इस बार समय ने इसमें और भी गंभीरता जोड़ दी थी। नहर की विस्तार परियोजना अपने अंत के करीब थी। नियो पैनामैक्स लॉक जून 2016 में खुलने वाले थे। पनामा बड़े जहाजों और अधिक यातायात के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन जल ग्रहण क्षेत्र मांग पूरी करने में संघर्ष कर रहा था। ड्राफ्ट सीमाएं दोबारा लागू हुईं। नए लॉक तय समय पर खुले, लेकिन सूखे ने सवाल उठाया, अतिरिक्त पानी कहां से आएगा? विस्तार ने इसका जवाब नहीं दिया। 2019 नहर के जलग्रहण क्षेत्र के दर्ज इतिहास के 5 सबसे सूखे वर्षों में शामिल था। झील का जलस्तर भी गिरा। नहर प्राधिकरण ने फरवरी 2020 में ताजे पानी का अधिभार लगाया, क्योंकि स्वैच्छिक संरक्षण पर्याप्त नहीं था। अब हर पार करने वाले जहाज को $10,000 से शुरू होने वाली एक अतिरिक्त फीस देनी होगी। साथ ही जहाज के आकार के आधार पर एक परिवर्तनीय शुल्क भी देना होगा। यह अधिभार जल प्रबंधन के लिए राजस्व बढ़ाने को बनाया गया था और यह भी दर्शाता था कि पानी अब इतना दुर्लभ है कि उसकी कीमत तय हो रही है। 4 दशकों में 4 चेतावनी संकेत मिले, हर बार एल नीनो के साथ, जिसने संचालन में बाधा डाली और फिर वापस चला गया। जब वर्षा सामान्य हो गई तो हर बार इसे अस्थायी असुविधा मानकर टाल दिया गया। लेकिन 2023 का सूखा नहीं टला। नहर के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश औसत से करीब 30% कम रही। गेटन झील सामान्य स्तर से 3 मीटर से ज्यादा नीचे आ गई। रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से ये जलग्रहण क्षेत्र का सबसे सूखा या लगभग सबसे सूखा साल था। नहर प्राधिकरण ने साल के मध्य में पारगमन सीमाएं कड़ी की। जून 2023 में दैनिक पारगमन 32 तक सीमित थे। अगले हफ्तों में यह 31 हुआ और 2023 के अंत व 2024 की शुरुआत में और घट गया। कई दिनों तक नहर लगभग 25 ट्रांजिट्स पर काम कर रही थी। प्राधिकरण ने 2024 की शुरुआत में प्रतिदिन 22 ट्रांजिट्स की सीमा घोषित की, जो हाल में सबसे कम है। ड्राफ्ट प्रतिबंध कड़े हुए और अधिकतम अनुमत ड्राफ्ट करीब 44 फीट तक घटा, जो सामान्य से 6 फीट कम है। वे जहाज जो इस प्रतिबंध का पालन नहीं कर सके, उन्होंने या तो अपना माल कम कर लिया या फिर बिल्कुल भी पार नहीं हुए। एसीपी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अक्टूबर 2023 जलग्रहण क्षेत्र में 1950 के बाद सबसे सूखा अक्टूबर था और इसका बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि अक्टूबर बारिश के मौसम के अंत के करीब आता है। ये उन महीनों में से एक माना जाता है जब जलाशयों को सूखे मौसम के लिए फिर से भरा जाता है,
जो जनवरी में शुरू होता है। इसके बजाय झीलें लगभग बिना किसी अतिरिक्त जल भंडार के सूखे महीनों में दाखिल हुईं। एसोसिएटेड प्रेस द्वारा संक्षेपित वैज्ञानिक आकलन के अनुसार 2023 में अत्यधिक वर्षा की कमी का मुख्य कारण एल नीनो था, जो पिछले नहर सूखे के पैटर्न जैसा है। शोधकर्ताओं ने दीर्घकालिक चिंता जताई कि जलवायु पूर्वानुमान के अनुसार सदी बढ़ने पर नहर जलग्रहण क्षेत्र में कम जल वाले वर्ष अधिक बार आ सकते हैं। 2023 का सूखा परिचित कारण से हुआ, लेकिन इसकी गंभीरता ने बताया कि हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। 2024 की शुरुआत तक स्थिति अब सिर्फ पूर्वानुमान या योजना बनाने का काल्पनिक परिदृश्य नहीं रह गई थी। जहाजों को सीमित संख्या में गुजरने दिया जा रहा था, माल ढुलाई की क्षमता घटा दी गई थी और शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों को हजारों मील अतिरिक्त चलाकर दक्षिण अमेरिका के चारों ओर से भेज रही थीं। नहर, जिसे वैश्विक व्यापार में सबसे भरोसेमंद संक्षिप्त मार्ग बनने के लिए बनाया गया था, ये भी तय नहीं कर सकती थी कि कोई जहाज कब या कभी पार होगा। पनामा नहर एशिया और अमेरिका के पूर्वी तट के बीच लगभग 40% कंटेनर ट्रैफिक संभालती है। जब नहर ने रोजाना के ट्रांजिट को घटाकर 22 कर दिया और ड्राफ्ट लिमिट को 44 फीट तक कम कर दिया, तो वो मार्ग सिर्फ धीमा नहीं हुआ, बल्कि उसमें जाम लगना भी शुरू हो गया। जहाज नहर के पास पहुंचकर लंबी कतार में शामिल हो गए और इंतजार घंटों से बढ़कर दिनों तक हो गया। कुछ करियर्स ने बस ये तय किया कि ये देरी उनके लिए फायदेमंद नहीं है और उन्होंने अपने जहाजों को केप हॉर्न के चारों ओर या पश्चिम की ओर स्वेज नहर से होकर भेजना शुरू कर दिया। हर यात्रा में हजारों मील और एक हफ्ते से ज्यादा का सफर जुड़ गया। लंबी यात्राओं में ज्यादा ईंधन खर्च होता है। जहाज लंबी यात्राओं में उलझे रहते हैं, इसलिए वे दूसरी खेपें नहीं कर पाते और डिलीवरी में देर होती है। प्रभावित मार्गों पर माल भाड़ा बढ़ गया क्योंकि क्षमता कम हुई। ये समस्या केवल लाइन में फंसे जहाजों तक सीमित नहीं थी। कंटेनर शिपिंग सख्त समय सारणी पर चलती है। एक जहाज का किसी बंदरगाह पर देर से पहुंचना कई और समस्याएं खड़ी कर देता है, जैसे कनेक्शन छूटना, फीडर सेवाओं में देरी और माल का डॉकों पर पड़ा रहना, जो उस स्लॉट का इंतजार करता है जो पहले ही निकल चुका होता है। नहर प्रवेश पर कुछ दिनों की अनिश्चितता। एशिया, खाड़ी तट और उत्तरी यूरोप के बंदरगाहों में लंबे असर वाली बाधाएं ला सकती है। पनामा में वित्तीय नुकसान सीधा था। नहर प्राधिकरण हर ट्रांजिट पर टोल लेता है और हाल के वर्षों में इससे हर साल करीब 2.5 से 3 अरब डॉलर मिलते हैं। ये राजस्व पनामा के राष्ट्रीय कोष में जाकर बुनियादी ढांचे, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं के लिए फंड देता है। प्राधिकरण द्वारा ट्रांजिट 1/3 से ज्यादा घटाने पर टोल आय भी घटी। एसीपी नेतृत्व ने 2024 में 500-700 मिलियन डॉलर तक आय के नुकसान का अनुमान लगाया है। 4 मिलियन लोगों वाले एक छोटे देश के लिए यह अंतर बहुत बड़ा है। नहर पनामा की सबसे मूल्यवान आर्थिक संपत्ति है। घटी आय केवल प्राधिकरण के संचालन बजट को नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सरकार के खर्च को भी सीमित करती है। हर लौटाया गया या दूसरी दिशा में भेजा गया जहाज ऐसे टोल राजस्व का मतलब है जो कभी नहीं आएगा। लेकिन असली दबाव वित्तीय नहीं, बल्कि व्यक्तिगत था। गेटन झील को पानी देने वाला जल ग्रहण क्षेत्र ही पीने का पानी भी उपलब्ध कराता है। नहर प्राधिकरण ने इसे अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। व्यवहार में हर लॉक संचालन में 5 करोड़ गैलन पानी समुद्र में चला जाता है और वही पानी सूखे के महीनों में हमारे नलों में आता है। वह प्रतिस्पर्धा काल्पनिक नहीं थी। झील का जल स्तर इतना कम था कि हर संचालन निर्णय में ये सवाल था, हम जहाजों पर कितना पानी खर्च कर सकते हैं बिना पीने के पानी को खतरे में डाले। नहर अधिकारी एक जलाशय से पारगमन कार्यक्रम और सार्वजनिक जल प्रणाली संभाल रहे थे और पानी की कमी की रफ्तार धीमी करने के साधन थे। जहाजों के ड्राफ्ट पर सीमाएं, पारगमन सीमाएं और अधिभार शेष पानी का राशन कर सकते हैं, लेकिन राशनिंग गिरावट को ही नियंत्रित करती है, नई आपूर्ति नहीं बनाती। 2024 की शुरुआत में सवाल यह था कि क्या नहर के पास अगला सूखा मौसम आने से पहले और पानी पैदा करने का कोई तरीका है, ना कि सिर्फ कमी को कैसे बांटा जाए। नहर प्राधिकरण मौजूदा ढांचे से सूखे से नहीं निकल सकता था और 2 दशकों तक कानून ने उसे मूल जल ग्रहण क्षेत्र के बाहर नया निर्माण करने से रोका था। 2006 में पनामा ने नहर विस्तार की मंजूरी दी, जिससे न्यू पैनामैक्स लॉक बने। अधिकार देने वाले कानून में एक प्रतिबंध शामिल था, जिसने नहर प्राधिकरण को नए जलाशय विकसित करने या जल ग्रहण क्षेत्र की सीमा को मौजूदा सीमा से आगे बढ़ाने से रोक दिया था।
इस प्रावधान का मकसद विस्तार सीमित कर नहर बेसिन के बाहर समुदायों को विस्थापन से बचाना था और ये सफल रहा। इससे नहर की जल आपूर्ति सीमित हो गई थी, जो अपर्याप्त थी। ये बाधा जुलाई 2024 में हटा दी गई। पनामा सुप्रीम कोर्ट ने 2006 की पाबंदी हटाई, जिससे नहर प्राधिकरण को जल ग्रहण सीमा के बाहर भी नए जल स्रोत खोजने की अनुमति मिल गई। इस फैसले ने कोई परियोजना मंजूर नहीं की, सिर्फ 18 साल से बंद कानूनी रास्ता फिर खोला। फिर भी नहर प्राधिकरण ने इसमें तेजी दिखाई। मार्च 2025 में एसीपी बोर्ड ने योजनाओं को मंजूरी दी। रियो इंडियो पर एक जलाशय के साथ, जो एक नदी है जो कैरिबियन में गिरती है और मौजूदा नहर जल ग्रहण क्षेत्र से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में है। इस परियोजना के तहत नदी पर बांध बनाया जाएगा और एक नई झील बनाई जाएगी, जो सुरंगों या चैनलों की एक प्रणाली के माध्यम से गैटन झील में पानी पहुंचाने में सक्षम होगी। अनुमानित लागत लगभग 1.6 अरब डॉलर है। निर्माण पूरा होने में 4 से 5 साल लगेंगे। प्राधिकरण के अनुसार जलाशय 12 से 13 अतिरिक्त पारगमन प्रतिदिन संभालेगा। ये सूखे के दौरान खोई हुई क्षमता को बहाल करने और भविष्य के सूखे वर्षों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। नहर संचालन के साथ नया जलाशय पनामा की पेयजल आपूर्ति में भी मदद करेगा। रियो इंडियो के समुदायों ने बोर्ड की वोटिंग से पहले ही प्रतिक्रिया दी। नदी के किनारे बसे छोटे कस्बों और किसान बस्तियों के निवासियों को समझ आ गया था कि एक बांध का क्या मतलब होगा। उनकी जमीन, उनके घर और उनका जीवन जीने का तरीका एक नई झील के नीचे डूब जाएगा। मंजूरी से पहले ही विरोध शुरू हो गया था। निवासी नावों पर नदी में उतरकर परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, जिससे उनकी बस्तियां खत्म होने का डर था। एसीपी की संपर्क टीमें प्रभावित परिवारों से मिलने नदी के ऊपरी हिस्से की ओर गईं। वे पोस्टर, जानकारी और परामर्श का वादा लेकर गई थीं। नहर प्राधिकरण ने पुनर्वास और मुआवजे की बातचीत की प्रक्रिया बताई, जबकि निवासियों के अनुसार उन्हें सिर्फ पहले से तय नतीजे की जानकारी दी गई। प्राधिकरण और नदी समुदायों के बीच विश्वास परियोजना शुरू होने से पहले ही कमजोर था और शुरुआती बातचीत से यह नहीं बढ़ा। दोनों पक्षों के लिए दांव सचमुच बड़े हैं। नहर पनामा के राष्ट्रीय कोष के लिए हर साल अरबों डॉलर उत्पन्न करती है। इसका टोल राजस्व पूरे देश में स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे को फंड करता है। नहर की क्षमता बचाना देश के आर्थिक अस्तित्व का सवाल है। रियो इंडियो के किनारे रहने वाले पनामा के नागरिकों से अपने घर और जमीन कुर्बान करने को कहा जा रहा है, ताकि कंटेनर जहाज चल सकें। प्राधिकरण इस परियोजना को देश के लिए लाभकारी मानता है, लेकिन प्रभावित निवासी इसे सरकार द्वारा व्यापार को जीवन से ऊपर रखने के रूप में देखते हैं। ये बांध नहर प्राधिकरण की दीर्घकालिक जल रणनीति का मुख्य केंद्र है, पर यह अकेला विकल्प नहीं है। एसीपी इंजीनियरों ने अध्ययन में ड्रेजिंग और बांध बदलकर झीलों का जल स्तर बढ़ाने का मूल्यांकन किया। उन्होंने जल पुनः उपयोग प्रणालियों का अध्ययन किया है, जो लॉक से समुद्र में जाने वाले पानी का बड़ा हिस्सा लौटा सकती हैं। समुद्री जल से पनामा सिटी के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए डीसैलिनेशन, नमक हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है, जिससे जल ग्रहण क्षेत्र से और अधिक ताजा पानी नहर संचालन के लिए उपलब्ध हो सकेगा। इनमें से प्रत्येक विकल्प या तो महंगा है, तकनीकी रूप से जटिल है या दोनों हैं। इनमें से कोई भी विकल्प उतनी मात्रा में नया जल स्रोत उपलब्ध नहीं कराता जितना कि रियो इंडियो जलाशय का वादा है। नहर प्राधिकरण इस परियोजना के लिए प्रतिबद्ध है और उसने इसके लिए एक समय सीमा तय कर दी है। अगले साल के भीतर भूमि की तैयारी शुरू हो सकती है। कानूनी चुनौतियां, समुदाय का विरोध और निर्माण के पैमाने को देखते हुए रियो इंडियो जलाशय को लेकर कुछ भी निश्चित नहीं है। पनामा ने 1 सदी पहले जंगल में एक बड़ी जल प्रणाली बनाई, जिससे नदियां बदलीं, घाटियां डूबीं और समुदाय विस्थापित हुए। इसे करने के लिए देश को अब शायद कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, इस बार अपने ही नागरिकों के साथ। देख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि क्या बनाया जाए और इसकी कीमत कौन चुकाए। देखने के लिए धन्यवाद।